आइए रिवाइज करते हैं। सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, सेंट्रल वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब इसी चीज की पावर स्टेट के पास भी है और सेंटर के पास भी है। सबसे पहले हम लॉ पढ़ने से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहां पर लिखे हैं? यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 84 में। इनकम टैक्स का कहां है? 82, कस्टम का 83, सीएसटी 92 कैपिटल ए। ये बेसिक चार अलग अलग याद रहने चाहिए आपको। 84 पर आते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। यहां पर हम 84 के अंदर तीन चीजें ध्यान रखिए, चार चीजें मान लीजिए जिन पर स्टेट लगाती है। स्टेट लगाती है किन चार चीजों पर? नंबर 1 लिकर, दूसरा उसके बाद नार्कोटिक्स, थर्ड उसके बाद ओपियम और चौथा इंडियन है। प्राइमरीली इनको ध्यान रखें, अगर हम इन पर स्टेट लगाती है, बाकी चीजों पर सेंटर। सेंटर का अगर हम सोचें तो टबैको, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन पर स्पेशली कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही ड्यूटी चार्ज करके चलेगी। जो चार के अलावा लिकर, नार्कोटिक्स, ओपियम, इंडियन हेम के अलावा जितने भी और गुड्स हैं उन पर ड्यूटी कौन इंपोज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट। यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 84। इसको याद रखने के लिए इंक्लूडिंग और एक्सेप्ट वर्ड का जरूर ध्यान रखिए। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। उसके बाद क्या वर्ड ध्यान रखें? एक्सेप्ट। और उसके बाद अगला वर्ड क्या ध्यान रखें? इंक्लूडिंग, बट इंक्लूडिंग। राइट, ओके, बट इंक्लूडिंग। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आइए। लेवी कहां कहां पर लगता है? पूरे इंडिया में। क्या जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल है? यस। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर भी एप्लीकेबल है। सर्विस टैक्स में डिटेल में समझेंगे उस पॉइंट को, क्या चीज है। नेक्स्ट, उसके बाद टैक्सेबल इवेंट किस पॉइंट पर ड्यूटी लग जाती है? रिमूवल पर या मैन्युफैक्चरिंग पर? मैन्युफैक्चरिंग पर। वो हम कैलकुलेट रिमूवल के टाइम पर करते हैं। इंपोजिशन, लेवी, चार्जेबिलिटी इज एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ। कलेक्शन बाद की बात है यहां पर। टैक्सेबल इवेंट किसी भी लॉ के अंदर वो पॉइंट होता है जब आपको ड्यूटी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है आपकी। सेल्स टैक्स के अंदर सेल्स पर, इनकम टैक्स में इनकम अर्न करने पर, एक्साइज में मैन्युफैक्चरिंग पर, सर्विस टैक्स में सर्विस प्रोवाइड करने पर, ये टैक्सेबल इवेंट है आपके यहां पर। करेक्ट। एक्साइज में मैन्युफैक्चरिंग इज द टैक्सेबल इवेंट। हर लॉ का, टैक्सेशन लॉ का एक चार्जिंग सेक्शन है। यहां का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 3। सेक्शन 3 देखिए यहां पर जरा सिचुएशन के अंदर वो क्या कहता है? 6 पॉइंट देखो ध्यान से। 6 पॉइंट। नंबर 1, देयर शैल बी लेवीड अ ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन ऑल एक्साइजेबल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसका कनेक्शन है बाद में। अगर ऑन द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स नॉन एक्साइजेबल थे तो उन पर ड्यूटी लेवी नहीं हुई तो कलेक्शन करने का कोई क्वेश्चन राइजिंग होता। करेक्ट। ऑन द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स मस्ट बी एक्साइजेबल, ये चार्जिंग सेक्शन रीजन कोड करना आपको यहां पर। दूसरी बात, यहां से 4 M स्टार्ट होते हैं, 4 M स्टार्ट कीजिए। नंबर 1 कौन सा? मेंशन्ड इन सेटा। नंबर 2 मूवेबल। नंबर 3 मार्केटेबल। नंबर 4 मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। करेक्ट। आगे पढ़िए चार्जिंग सेक्शन में। नेक्स्ट कहते हैं SEZ में जो गुड्स बने हैं उन पर हम कोई ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। जो एक्साइज के रेट्स हैं वो हमें कहां लिखे मिलेंगे? सेटा में। सेटा बोले तो सेंट्रल एक्साइज टैरिफ मतलब रेट्स। सेटा एक अलग से बन चुका है जिसमें रेट्स आपके लिखे हुए हैं। क्या गवर्नमेंट को भी ड्यूटी देनी पड़ेगी क्या? लेकिन एक गुड्स ऐसे हैं कि जिन पर गवर्नमेंट की ड्यूटी लेवी नहीं है। सॉल्ट के ऊपर, वैसे सॉल्ट पर रेट में लिखा हुआ है लेकिन गवर्नमेंट इसमें लायबल भी नहीं है अपने सामने। नेक्स्ट, क्या एक्साइजेबल गुड्स डिफाइंड है? कंसंट्रेट एक्साइजेबल गुड्स डिफाइंड है कहां पर? सेक्शन 2 सिर्फ 2 में डिफाइंड है। ध्यान रखें क्या कहते हैं? मेंशन्ड इन सेटा ऑन विच ड्यूटी ऑफ एक्साइज इज लेवी। क्या ऐसा हो सकता है कि गुड्स सेटा में नाम लिखा हुआ है फिर भी नॉन एक्साइजेबल है? यस, अगर उनके आगे डैश लिखा हो। अगर गुड्स के आगे निल लिखा हो तो एक्साइजेबल है? यस। क्या हर एक्साइजेबल गुड्स पर ड्यूटी पे करनी है? नो। जैसे कि निल लिखा हुआ है या होली एग्जेम्प्टेड है तो वो नॉन ड्यूटेबल है आपके। नॉन ड्यूटेबल का मतलब गुड्स पर ड्यूटी पे नहीं करनी। याद रखिए ऑन द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स का एक्साइजेबल होना जरूरी है। अगर निल रेट लिखा हुआ है तो ड्यूटी लेवी हो गई। फिर हम चेक करेंगे रेट ऑफ ड्यूटी ऑन द डेट ऑफ रिमूवल का वहां पर। नेक्स्ट, गुड्स। क्या गुड्स वर्ड एक्साइज में डिफाइंड है? नो। गुड्स वर्ड कहां पर इंटरप्रेट किया गया है? DCM सुप्रीम कोर्ट केस की साइटेशन 1977 ब्रैकेट में 1।
1 क्या है? वॉल्यूम नंबर, ब्रैकेट में ये पब्लिशर का नाम, ब्रैकेट में J199, ब्रैकेट में SC, करेक्ट? ये साइटेशन उसकी यहां पर है। अब इस सिचुएशन के अंदर उन्हें कहा मूवेबल मार्केटेबल, दो बातें। नंबर 1, सबसे पहले उन्हें कहा मूवेबल, क्योंकि हम इमूवेबल को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। मैंने बिल्डिंग बनाई तो हम ये नहीं कहेंगे आई हैव मैन्युफैक्चर्ड दिस बिल्डिंग, राइट? आई हैव कंस्ट्रक्टेड दिस बिल्डिंग। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई चीज इमूवेबल है तो उसके ऊपर आप एक्साइज ड्यूटी इंपोज नहीं कर सकते, कोई और करना चाहे कर लीजिए। नंबर 2, आपका मार्केटेबल होना चाहिए। मार्केटेबल, समथिंग विच इज मार्केटेबल। मार्केटेबल कहा है, ये नहीं कहा एक्चुअल सेल्स जरूरी है। इसीलिए अगर हम कहें फ्री सैंपल्स अगर आपने किसी को दे दिए तो क्या ड्यूटी लग सकती है? यस। उस केस में सिमिलर गुड्स का प्राइस देखते हैं, इसी तरह के गुड्स पर कितने में बेचे जा रहे हैं, उसकी ड्यूटी लग जाती है आपके सामने। तो इन दिस सिचुएशन मार्केटेबल होने चाहिए। आपने अपने आप यूज कर लिया, फ्री सैंपल दे दिए, घर ले गए, सब पर ड्यूटी है, एक्चुअल सेल इज नॉट नेसेसरी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा समथिंग विच इज नोन टू द मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा समथिंग विच कैन बी ब्रॉट टू द मार्केट। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बहुत ज्यादा लाइफ हो, इवन स्मॉल लाइफ इज सफिशिएंट, बट ड्यूरिंग दैट शॉर्ट पीरियड गुड शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मार्केटेड। उस शॉर्ट पीरियड में अगर वो बेचे जा सकते हैं तो मार्केटेबल हैं। ये सारा बर्डन जो है, ये एविडेंस इकट्ठे जो करते हैं वो किसको करते हैं? ऑफिसर को करते हैं। प्रैक्टिकली बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु कॉन्ट्राडिक्ट्स, ऑफिसर पर रहता है नॉर्मली, लेकिन अगर लॉ शिफ्ट कर दे बर्डन तो बात अलग है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग। क्या अगर क्वेश्चन पूछे मैन्युफैक्चरिंग डिफाइंड है तो आप क्या कहेंगे? अंडर सेक्शन 2F। लेकिन कैसे डिफाइंड है 2F में? इंक्लूसिव मैनर, बस इतना लिखेंगे आप। और फिर क्या कहेंगे? एज पर DCM, सीधा DCM पर आएंगे। 2F के अंदर कहें मैन्युफैक्चरिंग बताइए तो आप कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग इज डिफाइंड अंडर एक्साइज एक्ट अंडर सेक्शन 2F इन एन इंक्लूसिव मैनर एंड इट हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ फेमस केस ऑफ DCM। DCM की वर्डिंग याद रखिए, उसके मेन 2 सेंटेंस याद रखिए। अ न्यू एंड डिफरेंट आर्टिकल मस्ट emerge having a distinctive name, character or use. That is most critical aspect. Next, deemed manufacture. आपने सामने वाले पेज पर लिखा होगा जरूर, deemed manufacture सेक्शन 2F to 2F3 में कवर्ड है। फिर डीम्ड मैन्युफैक्चर, यहां पर ये पॉइंट है अपने सामने कि वैसे लेबलिंग, पैकिंग, इन सब चीजों को मैन्युफैक्चर नहीं माना जाता, लेकिन सरकार के पास पावर है सेक्शन 2F2, 2F3 में कि वो किसी भी एक्टिविटी को मैन्युफैक्चरिंग मान सकती है। अगर आप उस चीज को मैन्युफैक्चरिंग लेबल लगा रहे हैं और सरकार ने ज्यूम कर लिया मैन्युफैक्चरिंग है तो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो सेक्शन 2F2, 2F3 डीम मैन्युफैक्चर, डीम मानो, आगे भी बोल लो क्या मानना पड़ेगा यहां पर कि ये चीजें मैन्युफैक्चरिंग हैं। तो 2F2, 2F3 में सरकार लेबलिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर मान लेती है। नेक्स्ट, कैप्टिव कंजम्पशन। अगर मैंने अपनी ही फैक्ट्री में गुड्स को यूज कर लिया, सेल्फ पर्पस के लिए यूज कर लिया मैंने, तो उस सिचुएशन में ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अगेन 4M's हैव टू बी सेटिस्फाइड। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट अगर एग्जेम्प्ट है तभी हमें इंटरमीडिएट पे ड्यूटी पे करनी है। अगर हमारा फाइनल प्रोडक्ट ड्यूटेबल है, ड्यूटी पे करनी है, तो हमारा इंटरमीडिएट हमारा माफ हो जाएगा। नेक्स्ट, असेंबली। आपने बाजार से आलू लिए, टमाटर लिए, मटर लिए, प्याज लिए, थोड़ा सा घी लिया, आपने जीरा लिया, नमक लिया, मिर्ची भी, चलो बच्चे मिर्ची भी मांग रहे हैं, हल्दी भी, दुकान खोल लें पूरी यहां पर, एक बार यहां पर हम आपने ऐसे छोंक लगाया, तड़का बनाया आपने यहां पर, और इन सब चीजों को आपने असेंबल कर दिया। आलू, मटर, टमाटर, प्याज, ये सब असेंबल ही तो करते हैं आप। क्या कहते हैं, क्या इससे नया प्रोडक्ट अमर्ज हुआ है क्या? यस। देखो कल को आपकी मैडम आपसे कहेगी आलू टमाटर की सब्जी बना दें, आप खाली आलू बना देंगे तो सोच लीजिए क्या होगा आपके साथ फिर यहाँ पर ये वाले। तो आलू और आलू टमाटर की सब्जी एक ही चीजें हैं, अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, अलग अलग चीजें वहां पर वाली। वहां पर इस सिचुएशन में ध्यान रखिएगा, ये सब आलू टमाटर मटर की सब्जी जो बनी है ये असेंबली है, इससे नया प्रोडक्ट अमर्ज हुआ है।
क्या ड्यूटी पे करनी पड़ेगी आपको? यस। घर में अगर आप दही जमाते हो तो ध्यान रखिए ड्यूटी पे करनी चाहिए आपको। यहाँ पर ये वाली नहीं पे करते ड्यूटी वहां पर, क्यों नहीं पे करते दही वहां पर? वो 1.5 करोड़ जिस भी दिन आप ज्यादा खाने पीने लग जाएं, आप 1.5 करोड़ से ज्यादा की दही जमा लें तो आप ड्यूटी पे करना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप आगे पॉइंट देखिए, यहाँ पर ड्यूटेबिलिटी ऑफ साइट रिलेटेड एक्टिविटीज 4 M's अगेन 4 M's हैव टू बी सेटिस्फाइड, कंसंट्रेट 4 M's हैव टू बी सेटिस्फाइड। साइट पर कहीं पर भी कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं 4 M चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वेस्ट स्क्रैप, क्या वेस्ट स्क्रैप पर सरकार ड्यूटी चार्ज कर सकती है? यस। अगेन 4 M मार्केटेबल होना चाहिए और किसी प्रोसेस से वेस्ट समझ होना चाहिए। कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, वेस्ट समझ हो गया तब ड्यूटी है। अगर मेन प्रोडक्ट आपका एग्जेम्प्ट है तो वेस्ट को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरर, सरकार ड्यूटी बायर से मांगेगी या मैन्युफैक्चरर से? मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर कौन है? जिसका रॉ मटेरियल है, जिसका ब्रांड नेम है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है और उसमें एम्प्लॉई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो ड्यूटी एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर पे करेगा वहां पर। अब उस सिचुएशन में कैसे पता चलेगा एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर है या नहीं है? अगर पूरा कंट्रोल है और 2 आदमी मानने के लिए बाउंड है तो हम उसे क्या मानकर चलेंगे कि वो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर है। करेक्ट। अगर मैं किसी को इंस्ट्रक्शन दूं, अगर मैं रहमान को इंस्ट्रक्शन दूं कि ये काम कर लो, मैं उसको क्या कंट्रोल कर सकता हूं? यस और नो? आपका कॉन्सेप्ट खराब है, आगे बढ़ो इसके बाद यहां पर। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ ड्यूटी। ये बताइए कि सरकार हमें क्या कहती है? ड्यूटी क्या मैन्युफैक्चरिंग पर डिमांड करती है? नो। आपने लिखा होगा सामने वाले पेज पर 3 डेट्स हैं एक्सरसाइज के अंदर। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 2 रिमूवल, नंबर 3 6th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ऑन द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? आप पर ड्यूटी इंपोज होती है। रिमूवल के समय ड्यूटी कैलकुलेट होती है और अगले महीने की 6 तारीख को ड्यूटी पे होती है। आप रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लेंगे? मैन्युफैक्चरिंग का या रिमूवल का? रिमूवल का। अगर मोलेसिस की बात करूं तो डेट रिमूवल की नहीं ली जाएगी। कब की ली जाएगी? जब परचेजर की फैक्ट्री में पहुंच जाएगा, प्रोक्योरर की फैक्ट्री में मोलेसिस पहुंच जाएंगे उस दिन का। रिवर्स चार्ज लगा रखा वहां पर। करेक्ट, याद आ गया मोलेसिस के लिए। नेक्स्ट बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी किस किस बेस पर कैलकुलेट की जाती है? 3 बेसिस हैं। एक वेट या लेंथ के बेसिस पर, दूसरा एड वैलोरम वैल्यू के बेसिस पर, तीसरा सरकार लमसम फिक्स कर देती है कि भैया हम कुछ नहीं, बस हम अंदाजे से ड्यूटी फिक्स करके चल रहे हैं। यहां पर हम इस सिचुएशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट अपने सामने स्पेसिफिक ड्यूटी, जहां वेट के बेसिस पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100 रुपीज पर टन, या वेट के बेसिस पर क्वांटिटी, तो वैल्यू की जरूरत नहीं है। दूसरा वैल्यू के बेसिस पर परसेंटेज लिखा हुआ वहां पर। 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कौन सा? सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 टैरिफ वैल्यू, जहां गवर्नमेंट वैल्यू फिक्स कर देगी आपकी। नंबर 2 सेक्शन 4 कैपिटल ए। 4 कैपिटल ए कब लगेगा आपका? नंबर 1 नोटिफाइड होने चाहिए, नंबर 2 गुड्स पैक्ड फॉर्म में भी, दोनों। अगर ना 3(2) ना 4A लगा तो क्या लगेगा? सेक्शन 4। तीसरा बेस है प्रोडक्शन कैपेसिटी। जब सरकार क्या करेगी? आपकी लमसम ड्यूटी फिक्स कर देगी कि हमें इतनी ही ड्यूटी आपसे डिमांड करके चल रही है यहां पर। करेक्ट पॉइंट यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 कैपिटल ए पर जरा खास ध्यान लगाएं। 4 कैपिटल ए में क्वेश्चन में लिखा होगा गुड्स नोटिफाइड हैं और उन पर आरएसपी डिक्लेयर करना जरूरी है। तो आप क्या देखेंगे? एमआरपी, सिर्फ एमआरपी, कोई एक्चुअल सेल प्राइस नहीं। लेस अबेटमेंट, अबेटमेंट जब लेस करें डिवाइड बाय 100 करके लेस करें, नोशनल अज्यूम्ड अमाउंट है। बैलेंस असेसेबल वैल्यू, उस पर सिंपली एक्साइज ड्यूटी का रेट लगाइए अपना, जैसे लगाते हैं डिवाइड बाय 100 करके यहां पर। करेक्ट। याद रखिए एमआरपी में गुड्स नोटिफाइड है 4A में और आरएसपी डिक्लेयर करना जरूरी है, तो एक्चुअल सेल प्राइस सारे इग्नोर कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 4। सेक्शन 4 में सेल प्राइस लिया जाता है। सेल प्राइस में से हम सोचें तो क्या क्या बातें लेस हो जाती हैं, वो पेज 3.14 पर है। सेक्शन 4 में से क्या क्या चीजें लेस होती हैं, नीचे टेबल में लिखा हुआ है। टेबल में क्या क्या लिखा हुआ है? फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट इंश्योरेंस लेस हो जाएगा, इंटरेस्ट एंड डिलेड पेमेंट लेस हो जाएगा, डिस्काउंट लेस हो जाएगा,
पैकिंग में सिर्फ रिटर्नेबल पैकिंग की सिक्योरिटी लेस हो जाएगी और साथ में याद रखिए वैट सीएसटी भी लेस हो जाएगा। अगर हमारी ऑप्शनल एसेसरीज हैं, परफ्यूम का एग्जांपल याद आया गाड़ी के अंदर, ऑप्शनल एसेसरीज हैं तो उसको भी हटाकर चलेंगे वहां से। ऑलमोस्ट कहानी सेम है जैसे सीएसटी में चलता है, बस ध्यान रखिएगा पहले हमेशा एक्साइज ड्यूटी निकाली जाती है, फिर उनके सम पर क्या वैट और सीएसटी निकाला जाता है आपका। कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट, ड्यूटी को राउंड ऑफ कर लीजिएगा, नियरेस्ट टू रुपी 10 या 1, सीएसटी में नियरेस्ट टू रुपी 1, इनकम टैक्स में 10। बोल ऐसे रहे फर्स्ट क्लास। टेस्ट आया, इनकम टैक्स में 1 चल रहा है, यहां पर 10 चल रहा है, यहां पर ये वाला पॉइंट यहां पर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चेक करो, कम ड्यूटी प्राइस। 3 केस हैं जहां पर कम ड्यूटी मानकर चलेंगे। अगर हम कम ड्यूटी मानकर चलते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट करके चलना है। कब कब? नंबर 1 ए पॉइंट, हमने कम रेट कलेक्ट कर लिया, हमने 2% कलेक्ट कर लिया, 100 रुपीज के गुड्स सेल किए और 2% कलेक्ट कर लिया, 102 रुपीज। पे करना था 10%, तो हम कैसे निकालेंगे? 102 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 110। फिर सुनो एग्जांपल क्या बोला मैंने 100 रुपीज के गुड्स सेल किए और रेट लगाया 2%, 102 टोटल चार्ज कर लिए। पता चला मुझे 10% चार्ज करना था बाद में, तो 102 मेरा टोटल प्राइस हो गया जिसमें कि 10% मुझे पे करना है। दूसरा केस, अगर मैंने कलेक्ट किया ही नहीं, मैंने 100 रुपीज के गुड सेल कर दिए, कोई ड्यूटी चार्ज नहीं की, पता चला 10% पे करना था मुझे, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 110। तीसरा केस, ऑफिसर ने पकड़ लिया कि आपने कुछ एडिशनल कंसिडरेशन भी चार्ज की है, आपको 200 रुपए आपने अलग से भी चार्ज किए थे, तो जो एडिशनल कंसिडरेशन है 200 रुपीज, उसको भी हम इंक्लूड मानकर चलेंगे, मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ओके, नेक्स्ट एसएसआई। एसएसआई में सबसे पहले बताइए एसएसआई के प्रोविजन कहां कवर्ड अप है? नोटिफिकेशन नंबर 8/2003। कोई रूल सेक्शन नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, एग्जेम्पशन कितने अमाउंट की, टर्नओवर कितने अमाउंट की? 1.5। 2 करोड़ की टर्नओवर है तो 1.5 पर नो ड्यूटी, रिमेनिंग 50 लाख पर ड्यूटी पे कीजिए। लेकिन आपकी एग्जेम्पशन के लिए एक कंडीशन है, इन द प्रीसीडिंग ईयर मैक्सिमम टर्नओवर कितनी हो आपकी यहां पर? 4 करोड़ की, यहां पर मैक्सिमम 4 करोड़ इन द प्रीसीडिंग ईयर, याद रख के चलिएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अगर आपकी अलग अलग फैक्ट्रीज हैं तो हम क्या करेंगे? उन सबको क्लब करके चलेंगे। नेक्स्ट, हर गुड्स के लिए नहीं है, नोटिफिकेशन में गुड्स के नाम लिखे हुए उन्हीं के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट, ब्रांड नेम। अगर एसएसआई ने किसी दूसरे का नाम लगा दिया गुड्स पर, एग्जाम्पल याद रखिए, एसएसआई है एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड ने ब्रांड नेम लगा दिया बाटा वहां पर, तो एक्स लिमिटेड को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन एग्जेम्पशन मिल सकती है एक्स लिमिटेड को अगर उसकी फैक्ट्री रूरल एरिया में, करेक्ट, या फिर अर्बन एरिया में है फैक्ट्री उसकी, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक गुड्स बना रहा हो, जैसे कि पैकिंग मटेरियल या फिर रजिस्टर्स, बुक्स एटसेट्रा। करेक्ट पॉइंट यहां पर। चलिए नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन नंबर का नाम क्या होता है यहां पर? ECC, बोले तो एक्साइज कंट्रोल कोड। कितने डिजिट्स का है? 15। 60 करोड़। A B C D E 1 2 3 4 H X M 001। अगर डीलर है तो XM की बजाय XD। जो आपके नील रेटेड गुड्स बना रहे हैं या फिर जो एग्जेम्प्टेड है उनको कुछ नहीं करना। एसएसआई है, 90 लाख से कम टर्नओवर है, कुछ नहीं करना। जैसी 90 लाख आया आपको एक लेटर देना है, और जैसी 1.5 क्रॉस किया तो आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन लेनी है आपको। नेक्स्ट, इनवॉइस। इनवॉइस साइन करना है। कितनी कॉपी बनेंगी? 4 या 3? 3। और कंटेंट याद है? 9 के 9। स्मार्ट टूल का रखा हम लोगों ने, बताओ स्मार्ट टूल क्या कर रखा है? पहले 4 कौन से हैं? कि पहला किसका नंबर? ECC। दूसरा
व्हीकल नंबर तीसरा, क्लासिफिकेशन नंबर CTS चौथा, ऑफिसर का नंबर, करेक्ट। उसके बाद 5 गुड्स की डिटेल है। पहला गुड्स, रेट, वैल्यू, ड्यूटी। गुड्स, डेट, रेट, वैल्यू, ड्यूटी। 9 पॉइंट याद हो गए। दैट इज स्मार्ट टूल। कैटेगराइजेशन। नेक्स्ट, रिटर्न। नॉर्मली साल में कितनी रिटर्न जाएंगी? 12 मंथली रिटर्न। ड्यूटी जाएगी अगले महीने की 6 तारीख को, लेकिन इस सिचुएशन में आपको रिटर्न जमा करानी है अगले महीने की 10 तारीख तक। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न है 10 का 11 नहीं करते, 10 की 10 को जानी है आपकी। लेकिन SSI है तो साल में कितने रिटर्न? 4 क्वार्टरली रिटर्न जाएंगी आपकी। अगर आपकी जो ड्यूटी है वो 1 करोड़ से ज्यादा है तो पूरे साल की एक रिटर्न और भी जाएगी, एनुअल रिटर्न जाती है आपकी 30 नवंबर तक। एक पॉइंट और देखिए, पेमेंट ऑफ ड्यूटी। आपको ड्यूटी पे कब करनी होती है? पूरे महीने की ड्यूटी अगले महीने की 5th या 6th कब पे करनी होती है? इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन आजकल ड्यूटी पे होती कैसे? हमेशा इलेक्ट्रॉनिकली, ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिकली। SSI को ड्यूटी कब पे करनी है? मंथली या क्वार्टरली? क्वार्टरली। और मार्च की ड्यूटी कब पे करनी है? 31 मार्च। अगर लेट हो गए एक्साइज में ड्यूटी पे करने से तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? 18% पर। आज ही इनडायरेक्ट टैक्स पूरा खत्म कर देना है, कंप्लीट। आज कंप्लीट फिनिश करना है, उसके बाद सोना है। कल और परसों क्या करना उसके बाद? इनकम टैक्स। ओके।